अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अगले नए अफॉरिज़म्स के साथ। और आज के जो अफॉरिज़म्स हैं, जो इंटर रिलेटेड अफॉरिज़म्स 35 से लेके 42 तक, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और इसका बेसिक थीम है लॉ ऑफ डिसिमिलर। इससे पहले हमने लॉ ऑफ सिमिलर को डिस्क्राइब किया डिटेल में कि जब भी दो सिमिलर सिचुएशन या सिमिलर अफेक्शन या डिजीज़ बॉडी में इंटर हो तो सिमिलैरिटी की वजह से स्ट्रॉन्गर वन वीकर वन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इसके हम डिफरेंट एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आज हम लॉ ऑफ डिसिमिलर को 35 से 42 तक अफॉरिज़म्स में पढ़ेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी तरीक़ा के अलावा बाकी जो तरीक़ा इलाज है उसमें क्यों कर क्रोनिक डिजीज़ की पुराने अमराज का इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ है ये सिस्टम्स। और इसी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों में मौत तक अद्वियात खाने को कहा जाता है, सारी उम्र सारी ज़िंदगी अद्वियात खाने को कहा जाता है। हालांकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे इस पे बिलीव है कि सही हदीस है, इसके मफ़हूम है कि हमने मौत के सिवा कोई बीमारी नहीं भेजी इसके साथ शिफा ना उतारी। तो आज इस बात को मैं जस्टिफाई करूँगा और ये भी जस्टिफाई करूँगा कि लॉ ऑफ डिसिमिलर एक अननेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। जो भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इस लॉ ऑफ डिसिमिलर पे डिपेंड करता है, इसमें इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट है। बस आप मैनेज करते रहें, चलते रहें, छोड़ देंगे तो पर मसला वही जू का तू होगा। तो आज हम पढ़ते हैं 35 और नंबर को और 42 तक जाते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ और इसका तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ और इसका बेसिक थीम समझाने की कोशिश करता हूँ। टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर द three different possibilities that may occur when two dissimilar diseases meet in the same person। यानी इससे पहले फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब टू सिमिलर डिजीज़ एक जिस्म में इकट्ठी होती तो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जब दो डिसिमिलर मुतज़ाद बीमारियां बॉडी में इकट्ठी हों एक बॉडी में, तो उसकी 3 मुख्तलिफ़ हालतें सामने आएंगी। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो 3 मुख्तलिफ़ हालतें क्या हो सकती है जब डिसिमिलर डिजीज़ बॉडी में एक हो। whether they are two dissimilar natural diseases or a natural disease and a medicinal disease। क्या बेशक वो 2 नेचुरल डिजीज़ हैं या एक नेचुरल है और दूसरी आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड यानी मेडिसिन से, लेकिन मैनिफेस्टेशंस में सिम्टोमेटोलॉजी में डिसिमिलर है। The latter resulting from the common and appropriate allopathic treatment with medicines that cannot cause an artificial disease condition similar to the one being treated। यानी एक नेचुरल है, दूसरी जो डिसिमिलर अगर आर्टिफिशियल है तो वो मेडिसिन से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो बॉडी के अंदर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाना कि जिसके अंदर ऐसी अलामात हों कि जिसका नेचुरल डिजीज़ के साथ सिमिलर वाला कोई रिलेशनशिप ना हो, डिसिमिलर हो। For this we shall prove on the one hand that not even nature can cure an existing disease with a new dissimilar unhomeopathic one if it is stronger, and on the other that medicine however powerful will never truly cure any disease if they are used unhomeopathically। तो यहाँ से डॉक्टर हरमन कहते हैं मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि ना ही नेचुरल डिसिमिलर डिजीज़ एक डिजीज़ को क्योर कर सकती है और ना ही आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट आप बॉडी में इंटर करें लेकिन वो डिसिमिलर हो किसके, ऑलरेडी मौजूद नेचुरल डिजीज़ के। बशर्ते बेशक आप नेचुरल भी स्ट्रॉन्गर हो और आर्टिफिशियल जो इंटर करे वो भी स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन डिसिमिलैरिटी की वजह से वो क्योर कभी नहीं करेगी, हाँ पैलिएट या सप्रेस करेगी। 35 में ये बोला जी। 36 में बोलते हैं कि वो पहली हालत क्या है, जो 3 हालतें बताई, जब दो डिसिमिलर डिजीज़ इंटर हो तो 3 हालतें हो सकती हैं। हालत नंबर 1, 2 dissimilar natural disease, one pre-existing the other meeting in the same patient if they are equally strong, or if the first is stronger than the second the more recent is repelled। कहते हैं कि जब 2 dissimilar natural disease बॉडी में हैं हो और अगर वो ताकत में दोनों स्ट्रॉन्गर हैं, या इफ़ द फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्गर जो पहले से मौजूद है बॉडी में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, देन द सेकंड जो दूसरी उसको हुई है, द मोर रिसेंट इज़ रिपेल्ड, यानी जो पहले से बीमारी अंदर मौजूद है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है,
और ये दूसरी बीमारी बॉडी में इंटर नहीं होगी, क्योंकि पहले से जो मौजूद स्ट्रॉन्गर है वो सेकंड वन को रिपेल कर देगी, वो आने ही नहीं देगी। देखें, या दोनों नेचुरल डिजीज़ स्ट्रॉन्गर है तो पहले वाली जो बीमारी है उस दूसरी बीमारी को अंदर आने नहीं देगी, या पहली वाली पहले से मौजूद जो बीमारी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो दूसरी को अंदर आने नहीं देगी। तो इसके चंद एग्जांपल डॉक्टर हार्मन ने दिए। द समवन सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेव क्रॉनिक डिजीज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑटम डायसेंट्री और बाय एनी अदर। एक बंदे को कोई क्रॉनिक डिजीज़ पे चल रही है ना, तो माइल्ड सी एपिडेमिक उस पर असरअंदाज नहीं होगी या उसको पेचिस की बीमारी नहीं लगेगी। अकॉर्डिंग टू लेरे, द लेवेंट प्लेग डज नॉट ब्रेक आउट इन द प्लेसेस वेयर स्कर्वी इज़ प्रिवेलेंट। तो ये डॉक्टर हार्मन जो है ना, ये अपने से बातें नहीं करता, ये आपको रेफरेंसेस से बात करते हैं, और एक अच्छा फिजिशियन को चाहिए और रेफरेंसेस से बात करें। लैरी कौन है? मेमोरीज इट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन दी इजिप्ट वॉल्यूम नंबर 1, ये बुक का हवाला इन्होंने दिया है। अकॉर्डिंग टू लेरे, द लेवेंट कहता है प्लेग ताउन उस इलाके में नहीं फैला वबा जहाँ पहले से स्कर्वी मौजूद थी। स्कर्वी ऐसी बीमारी जो आपके मसूड़े से खून वगैरह जाना शुरू हो जाता है, तो ये पहले से ये क्रॉनिक डिजीज़ मौजूद है, तो वहाँ पे ताउन ने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि स्कर्वी पहले से स्ट्रॉन्गर डिजीज़ थी तो उसने वीकर सेकंड डिजीज़ को अंदर आने नहीं दिया। एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम टेटर आर नॉट इन्फेक्टेड ईदर, जिनको स्किन का मसला था, रिंग वॉर्म टाइप, उनको भी ताउन ने कुछ नहीं कहा। जेनर होल्ड्स दैट इन पीपल हु हैव रिकेट्स स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन डज नॉट टेक। कहता है कि जिसको पहले से रिकेट्स की हड्डियों की बीमारी थी उन पे स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन ने वो असर नहीं दिखाया। देखिए, वैक्सीनेशन भी यू आर गोइंग टू इंटर अ डिजीज़ इनटू द बॉडी, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट नहीं मुर्दा हालत में हम जरासीम एंटर करते हैं बॉडी में, माइक्रोब्स एंटर करते हैं। तो पहले से क्रॉनिक रिकेट्स डिजीज़ मौजूद थी तो उन पे वैक्सीनेशन ने कोई असर नहीं किया। वॉन हिल्डेनब्रैंड asserts that people with pichthysis या थाइसिस डू नॉट कैच माइल्ड एपिडेमिक फीवर, जिनको पहले से पल्मोनरी लंग्स की डिजीज़ थी उनको एपिडेमिक फ़ीवर ने कुछ नहीं कहा। तो गोया कहने का मकसद ये है कि स्ट्रॉन्गर डिजीज़ पहले से बॉडी में मौजूद है तो डिसिमिलर वीकर डिजीज़ को वो अंदर आने नहीं देगी। पहली तो ये हालत है। 37 में पहली हालत के मुतालिक ये कहा गया, इन द सेम वे ओल्ड क्रॉनिक डिजीज़ रिमेन अनक्योर्ड एंड अनचेंज फ्राम द अनयूजुअल एलोपैथिक ट्रीटमेंट। यानी एक क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप एक डिसिमिलर डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट यानी एलोपैथिक मेडिसिन इंटर करते हैं बॉडी में, इस मेडिसिन का ऑलरेडी नेचुरल डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, बल्कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, डिसिमिलर है। तो वो कभी भी, इसीलिए हम देखते हैं, ये कोई समझाने की बात, कोई यहाँ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हार्मन कहते हैं कि कई सालों से ट्रीटमेंट करवाने वाला मरीज़ ठीक नहीं होता एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं जी, मैदे का इलाज चल रहा, वो नहीं भाई, वो बाद में लीवर का प्रॉब्लम हो गया, बाद में जी मैलिग्नेंसी होगी। इसकी वजह यह है कि अंदर जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो डिसिमिलर वीकर सिचुएशन से कभी भी आप उसका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर हार्मन की बात है। They do not respond to such treatment even when it is prolonged for years. If the treatment are mild, this is verified in practice, daily practice, and needs no further corroboration. On the other hand, if the disease is treated with the violent, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अंदर की जो नेचुरल डिजीज़ है हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिसिमिलर एंटर करें, तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट्स या डिजीज़ पैदा करेगा। 38 में क्या कहते हैं जी, सिचुएशन नंबर 2, पहले पे हमने बात की और फिर उसका इफेक्ट बताया। अब सिचुएशन नंबर 2, व्हाट इफ टू डिसिमिलर डिजीजेस गेट टुगेदर इनटू द बॉडी, क्या हो सकता है? इफ द लेटर डिसिमिलर डिजीज इज द स्ट्रॉन्गर, इट टेम्परली सप्रेसेस एंड सस्पेंड द फॉर्मर माइल्ड वन अंटिल द न्यू डिजीज हैज रन इट्स कोर्स और बीन क्योर्ड, देन द ओल्ड अफेक्शन रीअपीयर्स अनक्योर्ड। अगर जो पहले से मौजूद डिजीज़ है नेचुरल डिजीज़, ठीक है, और जो दूसरी डिजीज़ पेशेंट को हुई डिसिमिलर मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स वाली, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी डिज़ीज़ ए जो पहले से मौजूद है और डिज़ीज़ बी जो दूसरी बीमारी इसको हुई मरीज़ को, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, पहले वाली से। तो जो डिज़ीज़ बी है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो डिज़ीज़ ए को सस्पेंड कर देगी, सप्रेस कर देगी फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम।
और जब डिज़ीज़ बी यानी सेकंड डिज़ीज़ जो बाद में हुई वो अपना दौरानिया ख़त्म करके ख़त्म हो जाएगी, तो डिज़ीज़ ए जो पहले से मौजूद थी वो दोबारा से निकल आएगी। इसकी थोड़ी सी डॉक्टर हानमन ने एग्जांपल्स दी है, मुख्तलिफ बुक्स का हवाला दिया। 2 एपिलेप्टिक चिल्ड्रन हु कॉन्ट्रैक्टेड टीनिया कैटिस स्टॉप्ड हैविंग एपिलेप्टिक सीजर्स। कहता है 2 बच्चों जिनको एक्जिमा हुआ रिंगवॉर्म टाइप, तो उनके जो एपिलेप्टिक सीजर्स थे वो स्टॉप हो गए। उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ठीक है, उनको पहली बीमारी थी, लेकिन उनको स्ट्रॉन्गर डिजीज़ हुई रिंगवॉर्म की, हेड पे एक्जिमा की, तो वो फिट्स गायब हो गए वक्ती तौर पे। बट दीज रीअपीयर्ड अनचेंज एज सून एज द इरप्शन ऑन द हेड वेंट अवे अकॉर्डिंग टू निकोलास हेम। लेकिन ये दोबारा आ गए सीजर्स जब उनका रिंग वॉर्म का इलाज किया गया या वो ख़ुद से गायब हो गए। समझ आइए जी, एपिलेप्टिक फिट्स थे उसे पहले से, जब उसको रिंग वॉर्म हुआ द स्ट्रॉन्गर देन एपिलेप्टिक सीजर्स, तो वो सीजर्स गायब हो गए क्योंकि रिंग वॉर्म ने उस एपिलेप्टिक सीजर्स को सप्रेस कर दिया। और जब वो हेड से सर पर से उनके रिंग वॉर्म की एरप्शन गायब होगी तो एपिलेप्टिक सीजर स्पेस। ये निकोलास टल्प ने अपने प्रैक्टिस में देखा। शॉफ ऑब्जर्व द डिसअपीयरेंस ऑफ स्केबीज एज सुन एज स्कर्वी अपीयर्ड एंड इट्स रिटर्न एज सुन एज द स्कर्वी वाज क्योर्ड। स्केबीज़ की बीमारी गायब होगी जब एक मरीज़ इसी मरीज़ को स्केबीज़ वाले को स्कर्वी की बीमारी होगी, और जैसे ही स्कर्वी का इलाज किया गया या स्कर्वी ख़ुद से गायब होगी तो स्केबीज़ दोबारा आएगी। ऐसे कई एक और एग्जांपल है वायलेंट इन्फेक्शन ऑफ टाइफस। टाइफस का बुखार जो है वो थाइसिस यानी पल्मोनरी डिजीज़ से गायब हो गया, विच कंटिन्यू टू इवॉल्व एज सुन एज द टाइफस एंडेड। ठीक है, और नहीं, पीएच थाइसिस यानी पल्मोनरी डिजीज़ थी और उस मरीज़ को टाइफस हुआ तो वो पल्मोनरी सिम्टम्स गायब हो गई, और वो जब दोबारा वापस तब आए जब टाइफस गायब हो गया, उसने अपना दौरानिया ख़त्म कर दिया। ऐसे कई एग्जांपल्स नीचे डॉक्टर हानमन ने लिखी हुई हैं, मीज़ल्स की, स्मॉल पॉक्स की, काउ पॉक्स की। ठीक है, फिर एक डिज़ीज़ का वैक्सीनेशन के साथ, वैक्सीनेशन कराने से वक्ती तौर पे वो डिज़ीज़ सप्रेस हुई, वैक्सीनेशन का दौरानिया ख़त्म हुआ तो वो डिज़ीज़ फिर अपना दौरानिया ख़त्म करके, यानी 2 एपिडेमिक डिजीज़ भी हुई, जैसे फॉर व्हेन मीज़ल्स एंड स्मॉल पॉक्स अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम चाइल्ड, द मीज़ल्स विच मैनिफेस्ट अर्लियर आर यूजुअली स्टॉप बाय द स्मॉल पॉक्स। यानी एक बच्चे को खसरा हुआ, खसरा चल रहा था कि उसको स्मॉल पॉक्स भी हो गया। जैसे ही स्मॉल पॉक्स हुआ तो खसरे का वो जो स्टेप्स थे, उसका जो साइकिल था वो स्टॉप हो गया। विच मैनिफेस्ट लेटर द मीज़ल रीअपीयर एंड रिज्यूम देयर डेवलपमेंट ओनली आफ्टर द स्मॉल पॉक्स इज कम्प्लीटली गॉन। और जब स्मॉल पॉक्स यानी पहले मीज़ल्स उसको हुआ, उस चंद दिनों के बाद उसको मीज़ल्स भी स्मॉल पॉक्स हुआ। स्मॉल पॉक्स होने से ही मीज़ल्स की सारी सिम्टम्स गायब होगी। मीन के स्मॉल पॉक्स ने मीज़ल्स को सस्पेंड कर दिया, सप्रेस कर दिया, और स्मॉल पॉक्स ने जब अपना दौरानिया ख़त्म हो गया तो मीज़ल्स फिर निकला है। ऐसे कई, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गर डिजीज़ जो बाद में होने वाली बीमारी है, तो वो पहले से जो मौजूद है बीमारी उससे अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये उसको सस्पेंड कर देगी, अपना दौरानिया ख़त्म करके जब ये ख़त्म हो जाएगी तो पहले से जो मौजूद सस्पेंडेड डिजीज़ थी वो फिर निकलेगी। या ये सिचुएशन नंबर 2 में डॉक्टर हानमन ने यहाँ काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। यानी दिस इज़ द केस विद ऑल डिसिमिलर डिजीज़, द स्ट्रॉन्गर सस्पेंड द वीकर अनलेस दे कम्प्लिकेट ईच अदर विच रेयरली हैपन्स इन एक्यूट अफेक्शन बट नेवर डू दे ईच। एक दूसरे को सस्पेंड करते हैं या सप्रेस करते हैं लेकिन क्योर कभी भी नहीं कर सकते, ये डॉक्टर हानमन का कहना है। 39 में ये कहते हैं जी, द ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैज़ विटनेस फॉर सेंचुरीज दैट द नेचर इटसेल्फ हैज़ नेवर वंस क्योर्ड एनी एग्जिस्टिंग डिजीज विच अनदर डिसिमिलर वन हाउएवर इंटेंस। तो ऑर्थोडॉक्स यानी ओल्ड स्कूल ऑफ थाट ने भी ये उनके प्रैक्टिस में ये मौजूद है कि नेचर ने भी कभी भी क्योर नहीं किया एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिसिमिलर होने की वजह से। यानी मीज़ल्स ने स्मॉल पॉक्स को या स्मॉल पॉक्स ने मीज़ल्स को भी कभी क्योर नहीं किया क्योंकि दोनों डिसिमिलर डिजीज़ हैं। व्हाट मस्ट वी थिंक ऑफ दिस स्कूल विच नेवरथलेस हैज़ कंटिन्यूड टू ट्रीट chronic disease allophathically with medicines and formulas that can only cause a disease condition, God knows which dissimilar to the one being treated।
Even if the physicians have not hitherto observed nature attentively enough, the miserable results of their treatment should have taught them they were on the wrong road. बट हम कहते हैं कि वर्ल्ड स्कूल ऑफ थाट को अपने रिजल्ट्स को देख के ये कह देना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि यार हम गलत रास्ते पे हैं। देखें, होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कन्वर्ट्स हुए हैं। डॉक्टर कैंट है, डॉक्टर हेयरिंग है, डॉक्टर लुक शेफर्ड है, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर डॉल्फ लेपे है गालिबन, और डॉक्टर नैश है। तो वो अपनी प्रैक्टिस को क्यों छोड़ा, एलोपैथिक की प्रैक्टिस को क्यों छोड़ा? बिकॉज दे ओनली कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि होम्योपैथी को डिस्क्राइब ही ऐसे किया गया है कि बहुत सारे मेरे मेडिकल के दोस्त इस तरफ नहीं आते, ठीक है, लेकिन अगर वो आ गए तो वो उनसे बेहतर मसीहा कोई नहीं होगा। एलोपैथिक माय ब्रदर्स आर द क्रीम, दे हैव नॉलेज। वो क्रीम लोग उठाए जाते हैं एफएससी के बाद, 5 साल उनको रगड़ा दिया जाता है, उनका दिमाग खुला, उनका एक नॉलेज है, उनका एक लेवल है। अगर वो होम्योपैथी को समझ लें, एक मेडिकल डॉक्टर की बात को समझ लें, डॉक्टर हार्मन वाज अ मेडिकल डॉक्टर, तो मैं कहता हूँ वो अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं, वो अपने अहबाब को, उठने बैठने वाले लोगों को, अपने पेशेंट्स को बेहतरीन क्योरिंग रिज़ल्ट्स के साथ वो उनके लिए मसीहा बन सकते हैं। तो डॉक्टर हार्मन यहाँ उनको कह रहे हैं कि भाई उनको अपने रिज़ल्ट से ही, मिजरेबल रिज़ल्ट से ही सीखना चाहिए कि वो गलत रास्ते पे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा होम्योपैथ एक बेहतरीन रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो वो कोई रिज़ल्ट्स देखना चाहे, मोस्ट वेलकम, विजिट माई क्लिनिक, आई विल शो हिम और हर my clinical results in incurable cases where allopathy says that there is no treatment of this malady or disease. I will show them. Haven't they seen that their usual practice of employing violent allopathic means to treat chronic disease only treat a dissimilar artificial disease which has long as it is maintained merely silences, suppress and suspend। यानी यहाँ डॉक्टर हार्मन ये कहना चाहते हैं अंदर नेचुरल डिजीज़ है और आप स्ट्रॉन्गर डिसिमिलर डिजीज़ मेडिसिन की सूरत में भी, ऐसी मेडिसिन जिसकी मैनिफेस्टेशंस डिसिमिलर है अंदर नेचुरल डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स के साथ कोई सिमिलर रिलेशनशिप नहीं है, तो वक्ती तौर पर ही वो सस्पेंड होगी नेचुरल डिजीज़, वक्ती तौर पर ही फ़ायदा होगा। जैसी मेडिसिन ख़त्म होगी नेचुरल डिजीज़ डबल ताकत के साथ फिर निकल आएगी। इसीलिए मेडिसिन खाते खाते इंसान कब्र में उतर जाता है। जैसे इन दिस वे ऑफ कोर्स बाय वायलेंट एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पुरगेटिव्स स्केबीज इरप्शन विल डिसअपीयर क्वाइट क्विकली। यानी पुरगेटिव्स के इस्तेमाल से, पेट ख़राब करने वाली अद्वियात से स्केबीज़ का इरप्शन तो गायब हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होगा पुरगेटिव्स का, तो स्केबीज़ डबल ताकत में निकल आएगी। और पुरगेटिव्स बार बार देने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ पैदा होंगी, ठीक है, और उससे और जो है ना अंदर का जो मायाज़म है, सोरा है, वो एक्सप्लोड करेगा और कंडीशन पहले से ज़्यादा बदतर होती चली जाएंगी, ठीक है, पेशेंट और एग्जॉस्ट होता चला जाएगा। एक और भी उन्हें 10-20 पुराने ज़माने में, डॉक्टर हार्मन के ज़माने में एपिलेप्सी के इलाज के लिए, जिसको एक वर्ड यूज़ होता है इशू फॉर एपिलेप्सी, कि वो ये कि वो नैप पे वो अल्सर्स बना देते, स्किन पे ऊपर की लेयर को बर्न आउट कर देते थे, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे वो एपिलेप्टिक फिट्स जो है ना वो कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन अब इस स्किन को बर्न करना और एपिलेप्सी का कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्वाइट डिफ़िकल्ट मैनिफेस्टेशन में। तो वो वक्ती तौर पे जैसे एक्सरे प्रोवाइडिंग द एफर्ट टू रिमूव, दे कैन नेवर हील द क्रॉनिक डिजीज़ बिकॉज सच आर्टिफिशियल स्किन अल्सर्स आर completely foreign and allopathic to the internal disease. Allopathic mean opposite to internal disease. Since however the irritation of multiple fontanelles constitute a dissimilar disease at least sometimes stronger than the indwelling one, यानी अंदर जो डिजीज़ है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक आप अजियत देते हैं। इट इनिशियली silences and suspended but only for a very short period, sometimes for a couple of weeks, while the patient gradually wastes away. Apiclin and others have cited epilepsy suppressed for many years by fontanelles always return worse than ever. तो एपिलेप्सी को तो वक्ती तौर पर आप सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब ये दोबारा आती है तो इंसान का जिस्म साथ लेके जाती है। ये एग्जांपल है। और 40 में क्या कहते हैं जी,
थर्ड सिचुएशन, जब जो डिसिमिलर सिचुएशन बॉडी में डिजीज़ इकट्ठी होती हैं, तो थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है जी? इट कैन आल्सो हैपन दैट द न्यू डिजीज़ आफ्टर एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द ऑर्गेनिज्म फाइनली जॉइंस द ओल्ड वन डिसिमिलर टू इट फॉर्मिंग विद इट कम्प्लेक्स डिजीज़। कहता है कि जब आप बार बार एक डिसिमिलर डिजीज़ इंटर कर रहे वक्ती फ़ायदे के लिए, तो ये पहली वाली मौजूद जो डिसिमिलर डिजीज़ है नेचुरल, उसके साथ ऐड हो के कम्प्लेक्स डिजीज़ पैदा करती है। ईच ऑक्यूपाइज अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। तो दो कम्प्लेक्स डिजीज़ अपनी अपनी मर्ज़ी की जगह बॉडी में ले लेती है, ठीक है। ओनली एज इट वर द साइट करेक्टरिस्टिकली बिलोंगिंग टू, जो डिजीज़ जिस डिजीज़ का एक्शन जिस भी ऑर्गन पे है वो उसमें अपना घर कर लेती है। द ऑर्गन विद विच इट हैज़ अ स्पेसिफिक एफिनिटी एंड अबैंडन्स द रेस्ट टू द डिजीज़ दैट इज़ डिसिमिलेटेड। बाकी का हिस्सा वो दूसरी डिजीज़ के लिए छोड़ देती है। दैट अ पेशेंट विद विनीरियल डिजीज़ कैन स्टिल कॉन्टैक्ट स्केबीज़ एंड वाइस। कोई विनीरियल कोई सफ्लेटिक पेशेंट है तो उसको स्केबीज़ हो सकती हैं, स्केबीज़ भी आप उसको नज़र आएंगी, और उसमें डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज़ डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ भी सिफिलिस की नज़र आएंगी। बट दिस टू डिजीज़ बीइंग डिसिमिलर कैन नॉट एक्सटिंग्विश और क्योर ईच अदर। लेकिन ये डिसिमिलर डिजीज़ कभी भी एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकती या एनिहिलेट या तबाह नहीं कर सकती, लेकिन अपना अपना अलग घर बना देंगी। एट द बिगिनिंग while the scabies eruption is starting to appear, the venereal symptom diminish and are suspended, but in the time since the venereal disease is at least as stronger at the scabies, the two become associated, that is each takes over only the particular part of the organism with which it has an affinity, and the patient thereby becomes more ill and more difficult to cure। यानी या स्केबीज़ या वेनेरियल डिजीज़ जो है ये आपको नज़र आएंगी, इसकी सिम्टम्स दोनों स्ट्रॉन्गर है। तो कोई वेनेरियल डिजीज़ सेक्सुअल ऑर्गन को ले लेंगी, स्केबीज़ इचिंग आपके जनरल स्किन के मसाइल को ले लेगी। व्हेन टू डिसिमिलर एक्यूट कंटेजियस डिजीज मीट, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स एंड मीजल, एज आई हैव सेड, वन यूजुअली सस्पेंड द अदर। नेवरथलेस देयर हैव बीन रेयर इंस्टेंसेज इन द, देखें ज़्यादातर तो डॉक्टर ने ऊपर अफॉर्जम ने यह कहा ना कि दो कंटेजियस डिजीज़ जो है वो अगर होती हैं तो एक दूसरे को सस्पेंड करती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये देखा गया है कि एक ही बंदे में एक ही बॉडी में एक दूसरे को कम्प्लिकेट कर देती है फॉर अ शॉर्ट टाइम। ड्यूरिंग साइमल्टेनियस एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स इन मीजल, Russell found only one case in which the eruption of these two dissimilar diseases appeared in the same person at the same time। दोनों की सिम्टम्स, दोनों की इरप्शंस एक मरीज़ में देखी गई हैं। अमंग दोज अफेक्टेड देयर वर 300 केसेस इन विच द टू डिजीज़, यानी 300 केसेस में सिर्फ एक बंदा इनने देखा। तो ये भी इनकी एक। और रेनी साइन द टू गर्ल्स स्मॉल पॉक्स एंड मीजल एग्जिस्टिंग टुगेदर। एक रेने ने एक बच्ची को देखा जिसमें स्मॉल पॉक्स और मीजल दोनों मौजूद थी। तो ये एग्जांपल है। 41 में क्या कहते हैं जी? The association and mutual complication of dissimilar natural disease in the same body occur much less frequently than those disease complication and are the usual result of inappropriate allopathic treatment through the prolonged use of unsuitable medicine। तो डॉक्टर हानमन ये कहते हैं कि नेचुरल डिजीज़ से जो है, नेचुरल डिजीज़ के अलावा जो कम्प्लिकेशन वाली जो डिजीज़ मिलके एक होती है, कम्प्लिकेट करती हैं, ये देखी गई है तब जब एक मरीज़ अपना इलाज मुख्तलिफ डॉक्टरों से करके उस मसले को एक आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट डिसिमिलर डिजीज़ से अनसूटेबल मेडिसिन से अपना इलाज करके उसने अपने अंदर कम्प्लिकेशंस पैदा की हैं। From the continued repetition of unsuitable medicine, new and often very chronic disease condition corresponding to the nature of these drugs associate themselves with the natural disease being treated. These medicinal disease condition cannot cure the natural disease because the substances used do not act upon it by similarity of effect, that is homeopathically. Gradually they combine with the dissimilar chronic trouble, complicating it so that a new dissimilar artificial disease of chronic nature is added to the old one। वही बात, thus the patient who was difficult to cure, that he sometimes become incurable, often even dies। Many cases discussed in medicinal journal and reported in the literature attest to the truth of this। ठीक है, तो बहुत सारी लिटरेचर आप उठ के पढ़ें। Similar are the frequent cases in which syphilis that has been complicated, especially with scabies, but also with chronic fig warts, gonorrhea, far from being cured by prolonged or frequently repeated treatment with large doses of inappropriate mercury preparation takes a place in the organism next to the chronic mercury disease that the medicines has gradually engendered। यानी कम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है जी, ये बस वही बात जो बार बार रिपीट हो रही है। फॉर्स नंबर 42, एज वी हैव सीन इन para 40, nature sometimes allows in certain cases the coexistence of
2, even 3 natural diseases in one and the same body. But we should not note that this complication takes place only with dissimilar diseases. According to eternal laws of nature, they cannot eliminate, destroy or क्योर ईच अदर। तो क्या कहते हैं जी, अगर 2 या 3 नेचुरल डिजीजेज भी अगर इकट्ठी हो जाएं तो कभी भी एलिमिनेट या क्योर एक दूसरे को नहीं करती। दिन दिस इंटेंगलमेंट seems to take place in such a way that the 2 or the 3 diseases divide the organism among themselves, each occupying the organ and symptom system with which it has a characteristics affinity. Because of the dissimilarity of these diseases to एक other, this division can take place without denying the unity of life. यानी देखें my good listeners and viewers, आज हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, एक ही पेशेंट को गैस्ट्रो का भी प्रॉब्लम होता है, पल्मोनरी भी होता है, यूरिनरी भी होता है, कार्डियो का भी मसला होता है। तो यही वजह है कि उसको पहले स्टोमक का मसला हुआ होगा, उसने डिसिमिलर डिजीज़ेस इंटर करवा के थ्रू एलोपैथिक मेडिसिन्स तो उसने अपने पल्मोनरी मसले भी बनाए, गैस्ट्रो के भी सवियर किए। वो क्योंकि तो वो डिजीज़ कम्प्लिकेट होती हुई हर एक डिजीज़ ने, किसी ने यूरिनरी पकड़ लिया, किसी ने गैस्ट्रो, किसी ने पल्मोनरी, इवन के किसी ने माइंड या ब्रेन को पकड़ लिया। ठीक है, साइकोलॉजिकल मसाइल स्टार्ट हो गए। तो आज आपको मालूम हुआ होगा कि जितनी भी मेडिकल की एडवांसमेंट होती रहे, मसाइल उतने ही काबू से बाहर होते चले गए। वाई? बिकॉज अननेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट। सो कम ऑन, रीड द होम्योपैथी एंड डू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, डू एक्सपेरिमेंट बाय योर सेल्फ। ठीक है, मत सुने कि ये स्टेरॉइड देते हैं, मत देखें, आप आएँ, ये एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक है, आप इसके अंदर इसको पढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर हनीमैन की सारी बातों को समझें, खुद पढ़ें, खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, और अपने घर में अपने आप पे, अपने ज़ात पे अप्लाई करें और ख़ुद अपने आंखों से देखें, ऑब्ज़र्व करें, एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको रिज़ल्ट्स ना मिले तो मैं इस सिस्टम को छोड़ दूँगा। थैंक यू सो मच।